वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर इशू। डॉक्यूमेंट्स फॉर इशू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी क्या क्या रेलेवेंस है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मटेरियल इशू के प्रोसेस को कंट्रोल करने और रिकॉर्ड रखने के लिए कुछ खास डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग और कंट्रोल दोनों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। So first one is material requisition note, which is MRN, और इसे हम store requisition भी कहते हैं। Request from production to store, ये प्रोडक्शन की तरफ से जो रिक्वेस्ट होती है जो स्टोर को जाती है। ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जब किसी डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत होती है तो वो इस फॉर्म को भरकर स्टोर कीपर को भेजता है। ठीक है जी। अब ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट फॉर्म है जो स्टोर कीपर को सामान इशू करने का अथॉरिटी देता है। इसमें क्या डिटेल्स होती हैं? इसमें आइटम का कोड, आइटम का नाम, क्वांटिटी कितनी चाहिए, जॉब नंबर, इफ देयर इज एनी प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, और मैनेजर की सिग्नेचर, ये सब कुछ होता है इसके ऊपर। अब ये कौन बनाता है? रॉ मटेरियल की जरूरत वाला डिपार्टमेंट जिसने भी रिक्वेस्ट डाली है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये इस रिक्वेजिशन नोट को बनाते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है बेसिकली? इसका फायदा है कि बिना अप्रूवल के कोई भी मटेरियल नहीं निकाल सकता, जिससे चोरी और वेस्टेज कम होती है। अकाउंटेबिलिटी का पता चलता रहता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना और किस काम के लिए मटेरियल को लिया है। इस डॉक्यूमेंट से मटेरियल की कॉस्ट को स्पेसिफिक जॉब या प्रोजेक्ट पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लाइक अगर प्रोसेस मैनुअल हो, अप्रूवल और पेपर वर्क में काफी टाइम लग जाता है, जिससे काम स्लो हो सकता है। लाइक अगर परपेचुअल हो तो इट इज बेनिफिट। एरर रिस्क है, अगर मैनुअल एंट्री हो तो गलत आइटम कोड या क्वांटिटी लिखने का खतरा भी रहता है, क्योंकि ह्यूमन है, ह्यूमन इज नॉट अ मशीन बेसिकली। ठीक है जी। सो एरर का रिस्क रहता है। और अगर हम इसे एग्जाम्पल की तरफ से देखें कि अगर टेक्सटाइल मिल में मटेरियल रिक्वेजिशन नोट रिसीव हुआ है 2000 मीटर ऑफ फैब्रिक, कि 2000 मीटर का फैब्रिक चाहिए टेक्सटाइल मिल में, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी हो सकता है, अगर फर्नीचर फैक्ट्री में जब कटिंग डिपार्टमेंट को 100 शीट्स चाहिए, मान लीजिए प्लाईवुड की जरूरत है, तो कटिंग फोरमैन क्या करेगा, एक मटेरियल रिक्वेजिशन नोट दैट इज MRN बना के भेज देगा। इसमें वो डालेगा 100 शीट्स उसे चाहिए प्लेवुड की, कौन से ग्रेड की चाहिए, ग्रेड ए की चाहिए, सो दैट वो न्यू चेयर्स को डिजाइन कर सके, लिखकर मैनेजर के साइन करवा कर भेज देगा। ठीक है जी। सो ये होता है मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। इसका मीनिंग बता दिया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द एग्जांपल। सेकंड वन इज बिल्स ऑफ मटेरियल। अब बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल्स ऑफ मटेरियल बाय नेम से ही पता लग रहा है कि जिससे जो भी सामान है उसका बिल, बेसिकली सामग्री का बिल होता है। ये कैसे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट कह सकते हैं हम, प्री अप्रूव्ड लिस्ट हो सकती है मटेरियल की, रिक्वायर्ड है जॉब या ऑर्डर के लिए। मतलब ये कैसे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट हो सकती है जिसमें एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरी सारे रॉ मटेरियल, पार्ट्स हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए और सब असेंबलीज की पूरी जानकारी होती है। ठीक है जी। बेसिकली ये एक तरह का रिसिप्ट कार्ड ही है, रेसिपी कार्ड बेसिकली, कि क्या चाहिए, कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, उन सब कंपोनेंट्स की क्या क्या क्वांटिटी चाहिए और कितना कितना चाहिए, और उन पार्ट्स को हम कैसे असेंबल करेंगे, बेसिकली कैसे बनाना है। ये पूरी डिटेल होती है इसके ऊपर, बिल्स ऑफ मटेरियल के ऊपर। BOM बेसिकली एक प्रोडक्ट के पेरेंट आइटम और उसके सारे चाइल्ड आइटम्स लाइक सब पार्ट्स के बीच का एक रिश्ते को बताता है हमें। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? BOM यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि कंपनी की एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल को बेहतर करते हैं। ठीक है जी। लाइक एज सच कि हम इससे क्या कर सकते हैं, मटेरियल की प्लानिंग कर सकते हैं। BOM की मदद से कंपनी को पता चलता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इससे स्टॉक आउट या ओवर स्टॉकिंग से बचा जा सकता है। स्टॉक आउट बेसिकली जब माल खत्म हो जाता है, और ओवर स्टॉकिंग होती है ज्यादा माल जमा करना। ना तो हमने बिल्कुल ही ऐसे करना है कि हमारा स्टॉक जो है वो खत्म ही हो जाएगा, ना हमने ऐसे ही करना है कि हमारा जो हमने जो मटेरियल परचेज किया वो हमने ज्यादा परचेज करके रख लिया। ठीक है। और इससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा कंट्रोल होती है। BOM में लिखी हुई एग्जैक्ट क्वांटिटी से ज्यादा मटेरियल यूज होने पर उसे वेस्टेज उस वेस्टेज को बेसिकली
एकदम से पहचाना जा सकता है, तुरंत पहचाना जा सकता है। एफिशिएंट परचेजिंग, इससे जो परचेजिंग है हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट बीओएम का यूज़ करके बल्क में ऑर्डर दे सकता है, जिससे उन्होंने सप्लायर से डिस्काउंट्स मिलते हैं। देन इज कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमेशा एक ही तरह और एक ही क्वांटिटी का मटेरियल यूज होता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहती है। अब कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे बिल्स ऑफ मटेरियल के। लाइफ टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसकी बीओएम बनाना और मेंटेन करना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गई टाइम कंज्यूमिंग। देन सेकेंड इज हाई मेंटेनेंस। प्रोडक्ट के डिजाइन में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर, जैसे एक नया स्क्रू यूज करना है, तो बीओएम को तुरंत अपडेट करना पड़ता है। अगर ये अपडेट ना हो तो पूरी प्रोडक्शन गलत हो सकती है। ठीक है जी। सो इसका ये सेकंड डिसएडवांटेज हो गया। देन इज सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी। बड़ी और कॉम्प्लेक्स बीओएम्स को मैनुअली मेंटेन करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके लिए खास एमआरपीज हैं या ईआरपीज हैं। एमआरपीज बेसिकली मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या फिर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो महंगा हो सकता है। सो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। देन इज ट्रेनिंग नीड्स। एम्प्लॉयज को बीओएम को सही से पढ़ने, समझने और उसे यूज करने की अच्छी तरह ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज सबके किराए पे पानी फिर सकता है। देन हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक एक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बीओएम की पूरी लिस्ट बनाई जाती है। क्या सीमेंट चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, स्टील कितनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कितने किस टाइम चाहिए, ब्रिक्स कितनी चाहिए, एज सच एग्जांपल। और ऐसे एग्जांपल हम लाइक फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पर मान लीजिए बर्गर बनाना है। हर रेस्टोरेंट के पास हर आइटम के लिए बीओएम होता है, मतलब रेसिपी कार्ड होता है। लाइक लाइक बर्गर बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। बर्गर बन चाहिए, पैटी चाहिए, चीज स्लाइस चाहिए, टोमेटो स्लाइस चाहिए, स्पेशल सॉस चाहिए। तो ये सबको पूरी उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी में परचेज करते हुए ब्रांच में बने, और उसका टेस्ट, क्वालिटी और कॉस्ट हमेशा एक जैसी ही रहती है। ठीक है जी। सो द लास्ट वन इज स्टोर इशू वाउचर। अब स्टोर इशू वाउचर क्या होता है? स्टोर इशू वाउचर एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है जो मटेरियल इशू की टाइम में इस्तेमाल होता है। लाइक रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। स्टोर इशू वाउचर जो है वो एक ऑर्डर है और एक रिकॉर्ड दोनों का काम करता है। जब कोई डिपार्टमेंट स्टोर से सामान मांगता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट के जरिए, तो स्टोर कीपर उस सामान को देते समय स्टोर इशू वाउचर को तैयार करता है। अब ये क्या काम आता है? ये डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत है कि स्टोर कीपर ने स्पेसिफाइड क्वांटिटी का सामान स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट को स्पेसिफाइड डेट पर इशू कर दिया है। अब इसकी जो कॉपी है वो कहाँ-कहाँ जाएगी? इसके 3 या 4 कॉपीज़ बनती हैं। लाइक फर्स्ट वन जो स्टोर कीपर अपने रिकॉर्ड में रखता है और इसे बिन कार्ड क्वांटिटी रिकॉर्ड अपडेट करता है। देन इज रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट अपने पास प्रूफ के लिए रखता है ताकि उन्हें सामान मिल गया है या नहीं मिला। देन थर्ड वन इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट स्टोर लेजर अपडेट करने और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उस मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए। देन इज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट इसे रखता है। ठीक है जी। अब इसमें क्या-क्या डिटेल हो सकती है स्टोर इश्यू वाउचर में? सामान के आइटम का कोड हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है कि कितने इश्यू की गई है, किस रेट पर इश्यू किया गया है, टोटल वैल्यू हो सकती है, किस मेथड से इश्यू किया गया है, बेसिकली फीफो से, बीफो से, ये पूरी डिटेल हो सकती है। रिक्विजिशन का नंबर हो सकता है कि किस मटेरियल रिक्विजिशन नोट या नंबर से ये वाला सामान जो था वो मांगा गया था उस डिपार्टमेंट की तरफ से। जिस जॉब या वर्क ऑर्डर के लिए सामान इशू किया गया है उसका नंबर हो सकता है। स्टोर कीपर और रिसीविंग पर्सन दोनों के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है जी। अब SIV स्टोर इशू वाउचर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, विच इज कंट्रोल और ऑथराइजेशन। स्टोर इशू वाउचर ऑथराइजेशन का काम करता है। बेसिकली जब तक स्टोर इशू वाउचर नहीं बनता सामान फिजिकली स्टोर से नहीं निकल सकता। इसे थेफ्ट और अनऑथराइजेशन कह सकते हैं हम। रुकते हैं, इससे बहुत ज्यादा थेफ्ट्स और अनइशू ऑथराइजेशन रुक जाते हैं। देन इज कॉस्टिंग एक्यूरेसी। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मटेरियल की कॉस्ट को स्टोर लेजर्स में रिकॉर्ड करता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सही कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और जरूरी है। देन इज अकाउंटेबिलिटी। इस पर दोनों पार्टीज लाइक स्टोर कीपर जिसने सामान लेने वाला के सिग्नेचर होते हैं, जिससे दोनों तरफ से जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है।
देन इज इन्वेंट्री अपडेट। स्टोर कीपर क्या करता है, स्टोर इशू वाउचर के साथ अपने बिन कार्ड्स और अकाउंट्स के जो स्टोर लेजर्स हैं उसे अपडेट करते हैं। इससे इन्वेंट्री रिकॉर्ड हमेशा एक्यूरेट और अप टू डेट रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक पेपर वर्क। मैनुअल सिस्टम में हर छोटे से छोटे इशू के लिए भी स्टोर इशू वाउचर जो है वो बनाना पड़ता है, जिससे पेपर वर्क का बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। अब पेपर वर्क है तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें जो मल्टीपल कॉपीज हमने उसकी निकाली है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमें सर्कुलेट करते समय करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ये ह्यूमन पर्सन की तरह किया गया है मैनुअली, तो ये एरर प्रोन भी हो सकता है। अगर स्टोर कीपर गलत आइटम का कोड या क्वांटिटी स्टोर इशू वाउचर में फिल कर दे तो गलत कॉस्टिंग हो सकती है, जिसके बाद में ठीक करना मुश्किल हो सकता है बेसिकली। सो इसके एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर क्या होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है में जब वायरिंग असेंबली यूनिट्स को 500 मीटर कॉपर वायर चाहिए होती है, तो वो मटेरियल एक्विजिशन में क्या मांग करेंगे कि हमें वायरिंग यूनिट एक एमआरएन भेजती है बेसिकली। अब स्टोर इशू वाउचर उसे कैसे बनाएगा, स्टोर कीपर उस वायर को निकालता है, स्टोर इशू वाउचर बनाता है, और इस स्टोर इशू वाउचर में लिखा होगा कि 500 मीटर की कॉपर वायर चाहिए इशू टू वायरिंग असेंबली। वायरिंग असेंबली यूनिट को हमने इशू कर दिया, और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की इस एसआईबी को यूज करके रिकॉर्ड करता है कि ये जो वायर थी 45,000 की बेसिकली वायर है। जॉब नंबर उसको बता देगा पर खर्च हुआ है। अगर ये एसआईबी नहीं होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस जॉब पर कितना खर्च हुआ है बेसिकली। ठीक है जी। और इससे हम इसमें एक पूरी एग्जांपल बताई गई है, लाइक टोयोटा कार में की मैन्युफैक्चरिंग है। मान लीजिए उन्होंने जस्ट इन टाइम का यूज किया कैनबन कार्ड्स पर इशूइंग मटेरियल। जस्ट इन टाइम में हमें क्या प्रोसेस था कि जितना मटेरियल चाहिए हम उतना तभी उसे मंगवाएंगे, सो दैट हमारी वेस्टेज ना हो और कोई भी नुकसान ना हो कंपनी को, ताकि उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जा सके। एंड देन इज कैनबन कार्ड्स। अब वर्ड है कैनबन कार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है देखो। कैनबन कार्ड्स बेसिकली कोर कंपोनेंट है। कैनबन कार्ड कैनबन सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक विजुअल सिग्नल या साइन बोर्ड की तरह काम करता है। जैसे टोयोटा ने डेवलप किया हुआ है जापानीज में कैनबन, का मतलब होता है देखने वाला निशान या सिग्नल। ये कार्ड्स फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिकल हो सकते हैं। ये प्रोसेस में सामान बनाने या आगे बढ़ाने के लिए ऑथराइजेशन देते हैं। ये सिस्टम जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग और फुल सिस्टम को सफल बनाने के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है जी। देन इज असेंबली लाइन रिक्वेस्ट पार्ट्स एग्जैक्टली व्हेन नीडेड। असेंबली लाइन में फिर जब ये पार्ट्स आ गए हैं हमारे पास, असेंबली लाइन में जाएंगे, फिर ये पार्ट्स असेंबल हो जाएंगे जहां जहां पर नीडेड है। उससे क्या होगा, जो हमारी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी, और जो हमारा अनइंटरप्टेड फ्लो है, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन का फ्लो है वो चलता रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये अब हम इसके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग से। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ मटेरियल का टॉपिक था। हमने सबसे पहले स्टोरेज ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट पढ़े थे, देन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, देन मेथड्स पढ़े हमने वन बाय वन, सेंट्रलाइज स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, स्टोरेज की टेक्निक्स पढ़ी वन बाय वन विद द एग्जांपल्स। इशू ऑफ मटेरियल पढ़ा हमने, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, डॉक्यूमेंट्स फॉर इशू। देन अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। बेसिकली कंक्लूजन क्या होगा, स्टोर ऑफ मटेरियल हमें इंश्योर क्या करता है कि हमारा जो सामान है वो सेफ पड़ा है, सिस्टमैटिक पड़ा है और इकोनॉमिकल पड़ा है। मतलब हमें एक तो बिल्कुल सेफ पड़ा है हमारे वेयर हाउस में, सिस्टम से पड़ा, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा किसी का भी उसे ढूंढने में, और इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम कॉस्ट में पड़ा। देन इज जो हमने जब इशू किया उस मटेरियल को बिल्कुल करेक्ट किया, पूरी अथॉरिटी के साथ किया, सबके साइन करवा के, और कॉस्ट एफिशिएंट मेथड में किया। जो भी हमने टेक्निक्स यूज किए, लाइक फीफो किया, लीफो किया, वेटेड एवरेज किए, वो सब हमने पूरे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किए हैं, लाइक मटेरियल डिक्लेरेशन नोट के साथ किए हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल लेकर किए हैं, गुड्स रिक्विजिशन नोट के पूरा प्रोसेस करके किया है। अब इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको साथ के साथ बताए भी हैं, अब इसमें भी लिखे हुए हैं, लाइक अमेजोन हो गया, टोयोटा हो गया, अमूल हो गया। इन सब में ये सब बताते हैं कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और कंट्रोल के साथ
हम पूरा मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं, वो भी एफिशिएंटली और बहुत ही परफेक्टली। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ये इनका एक ओवरव्यू है। हमने PSSSB के जूनियर ऑडिटर एग्जाम के लिए और ऑडिट इंस्पेक्टर, देन जूनियर ऑडिटर अकाउंट्स, इन सब के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। हमारे पास मॉक टेस्ट भी है, आप उन सब में इन्रोल कर सकते हैं सो दैट आपका जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो अप हो सके। और इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।